6-7 महीने बाद अगले साल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। जाहिर है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर विपक्षी पार्टियां जैसे लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के हमले बढ़ गए हैं। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स आए दिन ममता सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेर रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राज्य सरकार की पूरी मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप पूछेंगे कौन है ये शख्स? तो मैं आपको बता दूं, ये शख्स हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। अभी पिछले साल ही ये राज्य में गवर्नर बनाए गए हैं। जाहिर है मोदी सरकार ने इनकी कुछ खास खूबियों की वजह से ही इन्हें कोलकाता भेजा होगा। जब इन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली तब से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा मानो इनका अपना ही एक राजनीतिक एजेंडा हो, जबकि राज्यपालों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। तो क्या धनखड़ साहब किसी ऐसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे जो ये दिल्ली से लेकर चले थे? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लगातार राज्यपाल को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताती आ रही है कि उन्होंने गवर्नर ऑफिस को पार्टी कार्यालय में तब्दील कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या राज्यपाल जैसी संवैधानिक पोस्ट का राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर चुकी है और बीजेपी की दोबारा सरकार स्थापित हो चुकी है, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपनी इंटरनल क्राइसिस मैनेज करते हुए सरकार बचा ली है, तो आपने गौर किया होगा पिछले महीनों में 2 राज्यों के गवर्नर सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। कौन से राज्य हैं वो? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र जहां बीजेपी के नाक के नीचे से उद्धव ठाकरे ने बाजी मार के कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार बना ली। बीजेपी हाईकमान तब से चिढ़ा बैठा है। और पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य जहां अगले साल चुनाव होने हैं, वो एक राज्य जहां बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वही पश्चिम बंगाल जहां सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी बेचैन है, इसलिए बस मौके तलाश रही ममता सरकार को एम्बैरेस करने के लिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भूमिका को भी इसी रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए। अभी पिछले महीने ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हुंकार लगाई, चेतावनी दी कि जिस तरह से राज्य सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल सरकार, मुझे लगता है कि राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर यानी प्रशासन तंत्र राज्यपाल को अपने हाथों में ले लेना चाहिए या ले लेगा। यह प्रावधान वैसे आर्टिकल 154 के तहत संविधान ने गवर्नर को दिया है, और अगर राज्य सरकार संवैधानिक मर्यादाओं को संरक्षण नहीं कर रही, एक गवर्नर ने चेतावनी दी जगदीप धनखड़ साहब ने, अगर वो ऐसा नहीं कर रही और गवर्नर के ऑफिस को इग्नोर करेगी तो मुझे आर्टिकल 154 का इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं होगा। ये पिछले महीने का ही बयान है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब की ममता बनर्जी से 1-2 नहीं, काफी सारी शिकायतें हैं। उनका मुख्य आरोप है कि पश्चिम बंगाल एक पुलिस स्टेट में बदल चुका है, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। जनाब गवर्नर धनखड़ साहब, ये बात तो देश की तमाम विपक्षी पार्टियां और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले संगठन भी कह रहे हैं कि देश को एक पुलिस स्टेट में तब्दील किया जा रहा है। विरोध में उठ रही आवाज़ों को यूपीए कानून लगाकर दबाया जा रहा है। सवाल पूछने वालों पर पुलिस केस हो रहे हैं। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक धरनों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। दंगों की जांच में पुलिस बाकायदा पक्षपात कर रही है। कुछ खास लोगों को चिन्हित करके उन पर दंगा भड़काने के लिए चार्जशीट दायर हो रही है, जबकि नफरती स्लोगनों और भड़काऊ भाषण देने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो धनखड़ साहब, आप देख रहे हैं ना, पूरा देश पुलिस स्टेट में बदल रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा है।
राज्यपाल धनखड़ साहब को ममता बनर्जी सरकार से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नर साहब की माने तो पश्चिम बंगाल में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी यानी गवर्नर की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, उन पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो रहा है। धनखड़ साहब राज्य सरकार के बजट प्रावधानों पर भी सवाल उठा रहे और लॉ एंड ऑर्डर पर भी। कुल मिलाकर ये कि ममता सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन राज्यपाल महोदय से कोई ये पूछेगा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अच्छे दिनों का वायदा किया था, आए क्या? अच्छे दिन आए होते तो कोरोना काल में मजदूरों को यूं बड़े शहरों से अपने गांव अकेले पैदल पलायन न करना पड़ता। वो दृश्य कोई कैसे भूल सकता है? आज उसी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां ममता बनर्जी भी रहती हैं और गवर्नर धनखड़ साहब भी रहते हैं, उसी कोलकाता में दुर्गा पूजा के एक पंडाल में माँ दुर्गा को एक माइग्रेंट लेबरर के रूप में दिखाया गया है। एक माइग्रेंट लेबरर की मूर्ति जो दुर्गा का रूप में है, जिसकी गोद में बच्चा है। माँ दुर्गा के हाथों में संहार करने वाले शस्त्र नहीं हैं, बल्कि इस मूर्ति में दुर्गा के हाथों में अनाज की थैलियां हैं, वो भूख मिटाने वाले शस्त्र। किस भूख और तड़प को झेलते लाखों मजदूर देश के एक कोने से 1000-1500 मील दूर अपने गांव पैदल ही निकल पड़े थे कोरोना से बचने के लिए। माएं अपने बच्चों को गोद में लिए पैदल निकल पड़ी थी। राज्यपाल महोदय, कोरोना काल में पूजा पंडाल में पूजा करने की अनुमति तो नहीं दी गई है, मगर आपने भी तो वो तस्वीरें देखी होंगी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन सुना है बीजेपी के लोकल नेताओं को माँ दुर्गा के इस रूप पर भी आपत्ति है। क्या सच्चाई इतनी कड़वी लगती है कि देवी की मूर्ति में छुपा वो संदेश, वो दर्द भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं? तो राज्यपाल धनखड़ साहब, बात सिर्फ अच्छे दिनों की नहीं है। वादा तो भारत में विकास लाने का था, पर हमने हाल में पढ़ा कि विकास तो पड़ोसी बांग्लादेश में पैदा हो चुका है और हष्ट-पुष्ट है, जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। हमारे इधर तो विकास नफरत का हुआ और अच्छे दिन के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की संभावनाएं अब पहले से ज्यादा जोर शोर, गाजे बाजे, थाली वगैरह पीट कर तलाशी जा रही हैं। गोवा से लेकर मणिपुर, अरुणाचल से लेकर मध्य प्रदेश, हम देखते आ रहे हैं कि राज्यपाल की संवैधानिक पोस्ट अब जरूरत से ज्यादा पॉलिटिसाइज होती जा रही है और उन राज्यों के गवर्नर ऐसे रोल में ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी की सरकार हो। चाहे वो राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश, जहां पिछली कमलनाथ सरकार में राज्यपाल लालजी टंडन ने बजट सेशन में सरकार की तरफ से तैयार स्पीच पूरी पढ़ने से इनकार करते हुए विधानसभा में अपनी मनमर्जी की स्क्रिप्ट पढ़ डाली। इसके एक हफ्ते के भीतर ही कमलनाथ सरकार गिर चुकी थी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। दरअसल कांग्रेस मुक्त भारत के अपने एम्बिशन को अचीव करने में बीजेपी लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमा लांघने से भी गुरेज नहीं कर रही। उसे बस हर राज्य में बीजेपी सरकार चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विपक्षी पार्टियों से विधायकों को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। राजस्थान में भी गवर्नर कलराज मिश्रा कांग्रेस की इंटरनल क्राइसिस को ऐसा भुनाने में जुट गए कि उन्हें होश नहीं रहा कि उनकी ये पूरी कवायद चुनी हुई सरकार को गिराने की तरफ इशारा कर रही थी। यहां तक कि जब गहलोत मंत्रिमंडल ने कॉन्फिडेंस वोट के लिए विधानसभा की बैठक तुरंत बुलाने के लिए राज्यपाल से दरख्वास्त की तो उन्होंने इस फैसले को 21 दिनों के लिए टाल दिया। मुख्यमंत्री कह रहा है विधानसभा सेशन बुलाइए सर, वो कह रहे हैं नहीं अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद। मतलब मुख्यमंत्री की बात ही उनकी रिक्वेस्ट खारिज कर रहा है गवर्नर।
अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर ने बिना मंत्रिमंडल की दरख्वास्त के अपनी मर्जी से ही विधानसभा बुलाने का फैसला ले लिया, जबकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला साफ है। राज्यपाल के अधिकारों की अपनी सीमितताएं हैं और उन्हें केवल मंत्रिमंडल के एडवाइस पर ही चलना होगा। बड़ा साफ लिखा है संविधान में। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा भी साफ लगता है कि कैसे भी कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन सरकार की खामियां निकालना, उसकी भर्त्सना करना। और इसी क्रम में उन्होंने अपने पद की मर्यादा फिर तोड़ी जब कोरोना के चलते मंदिरों में पूजा की इजाजत नहीं देने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गवर्नर कोश्यारी ने टिप्पणी की कि आप सेकुलर हो गए हैं जो मंदिरों को नहीं खोल रहे हैं भक्तों के लिए। मजेदार बात यह है कि गृहमंत्री अमित शाह को भी कहना पड़ा कि गवर्नर को ऐसी भाषा से बचना चाहिए था। आप कहेंगे राज्यपाल की तो संवैधानिक पोस्ट होती है, वो किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता। ये सही है, राज्यपाल भले ही संवैधानिक पोस्ट पर बैठता है, मगर उसका रोल काफी हद तक पॉलिटिकल हो चुका है। वरना ये क्यों होता कि केंद्र में जब सरकारें बदलती हैं तो पिछली सरकारों द्वारा अपॉइंट किए हुए राज्यपाल या तो इस्तीफा दे देते हैं या हटा दिए जाते हैं और उनकी जगह नई सरकार कोई अपनी पसंद की शख्सियत को राज्यपाल के पद पर बैठा देती है। और ज्यादातर ऐसे लोग दरअसल पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी होते हैं, जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स से या तो अब उन्होंने संन्यास ले लिया होता है या किन्हीं राज्य के वो पूर्व मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोग गवर्नर के पद पर बैठा दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस शासन में भी राज्यपालों के रोल पर सवाल खड़े होते आए हैं। कांग्रेस का इंदिरा गांधी शासन तो खासतौर पर चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर डिसमिस करने का सबसे बड़ा गुनाहगार रहा। इंदिरा गांधी के 15 साल के शासन में 50 मर्तबा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा। 50 मर्तबा, 66 से 77 और फिर 80 से 84 के बीच। लेकिन समय के साथ साथ राज्य सरकारों को गिराने के कुछ पुराने हथकंडे तो कुछ नए हथकंडे भी अपनाए जाने लगे। राष्ट्रपति शासन लगाने की संख्या में कमी तो आई है, मगर जैसा कि हमने देखा कि एक राजस्थान, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कई मॉडल अब सामने आ गए हैं। त्रिपुरा और बाद में मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय तो खुलकर मानो बीजेपी का ही एजेंडा चलाते रहे। गवर्नर के पद पर बैठते हुए भी उनके ट्वीट में भी हिंदुत्व झलकता था। हमें यह भी याद रखना होगा कि गवर्नर राज्य में केंद्र का नुमाइंदा जरूर है, मगर वो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की जगह कभी नहीं ले सकता। लेकिन जब लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चौतरफा हमला हो रहा हो और हमलों का सोर्स केंद्र की सत्ता पर आसीन पार्टी हो, तो ऐसे में गवर्नर के पद का राजनीतिकरण हमारे संविधान में दिए संघीय ढांचे को मजबूत करने के बजाय उस मॉडल को तोड़कर एक नए राजनीतिक मॉडल को उस पर चस्पा करने के इरादे को दर्शाता है। क्या हमें बताया जा रहा है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधक है? क्या हमें बताया जा रहा है नए भारत में सिर्फ एक रंग होगा? मगर जब रंग एक होगा तो वो लोकतंत्र तो कतई नहीं होगा। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या राज्यपाल जैसी संवैधानिक पोस्ट का राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।